नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो बेसिकली आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स और डिसीजन स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट डिस्कस किया था मैंने। तो उसमें मैंने आपको लूप्स बताए थे, इफ व्हाइल स्विच केस और नेस्टेड लूप का कंसेप्ट भी बताया था। आइए आप कुछ देखते हैं लूप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि अगर आप फैक्टोरियल एक नंबर का निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, और दूसरा एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है जिसमें कि एक पिरामिड प्रिंट करना है नंबर्स का, तो वो पिरामिड कैसे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे हम। ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करी आयो मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में बताया, मेरे ख्याल से फर्स्ट वीडियो जो C++ की थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको कॉलम विड्थ सेट करनी है आउटपुट में तो सेट w फंक्शन यूज करते हैं। सेट w के लिए आयोमेनिप हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है आपको, ठीक है। आयोस्ट्रीम तो आपको पता ही है, सी आउट सीन अगर आपने यूज करने हैं तो आपको आयोस्ट्रीम वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, आई, एन और फैक्ट। आई और एन जो वेरिएबल है आपके इंटीजर वेरिएबल है, और फैक्ट में मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी है, 1 प्रोवाइड कर दी है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी है, 1 प्रोवाइड कर दी है। जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है वो नंबर आप सपोज n में इनपुट करेंगे, और सपोज आपने 5 इनपुट किया तो 5 का फैक्टोरियल तो आपको पता ही है, वैसे 120 आता है। तो कैसे आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे, आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करना है। तो कैसे आप ये लॉजिक बनाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, तो इतना तो आपको आइडिया है कि मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बात ये कि वैल्यूज बार बार मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तो आपको एक लूप यूज करना पड़ेगा। चाहे फॉर यूज कर लीजिए, चाहे व्हाइल कर लीजिए, चाहे डू व्हाइल कर लीजिए। इसको मैंने फॉर से बताया है क्योंकि इसमें 5 1 to 5 n में 5 है तो 5, n में 10 है तो 10 तक आपको लूप, आपको 1 to 5 या 1 to 10 तक जाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप यूज करना पड़ेगा जो i is equal to 1, i less than equal to n, i less than equal to n। n में अगर 5 है तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार ही चलेगा। i में सारी वैल्यूज आएंगी, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। आपको बस किसी तरह अब उन i की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो आप i इंटू आई लिख देंगे, पर ये आपका सही लॉजिक नहीं होगा आपका। तो आपको i इंटू आई नहीं लिखना है, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या है, 2। आपको 2 दोबारा रीयूज करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 को रीयूज करना है 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने रिजल्ट को दोबारा से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, रीयूज करना है। जब भी आपको अपने रिजल्ट को बार बार अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस में यूज करना होता है तो वो वेरिएबल आपका राइट साइड में भी आएगा, लेफ्ट में तो आएगा ही आएगा, राइट साइड में भी क्या आएगा, वो वेरिएबल आएगा। और इनटू आई में तो सारी वैल्यूज आएगी 1 2 3 4 5। तो चेक करते हैं कैसे काम करेगा। i 1 हुआ, i कितना हो गया, 1 होगा। 1 पे कंडीशन चेक हुई, 1 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 1 5 से लेस, कंडीशन ट्रू है
तो लूप की बॉडी जो है बॉडी वो एग्जीक्यूट करेगी। लूप की स्टेटमेंट क्या कहती है, लूप की बॉडी क्या कहती है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। फैक्ट की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 है, तो फैक्ट की यहां वैल्यू क्या रिप्लेस करेगा 1। आई की वैल्यू क्या है वो भी 1 है, तो 1 इंटू 1 फैक्ट में क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। आई का इंक्रीमेंट हो गया, अब इसके बाद एंड ब्रैकेट आ गया तो आई का इंक्रीमेंट करेगा। आई का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा। 2 पे कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, दोबारा स्टेटमेंट चलेगी। फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू अब क्या है, अब 1 नहीं है 2 हो चुकी है, तो 1 इंटू 2 कितना करेगा 2, तो फैक्ट में कितना आ जाएगा अब 2 आ जाएगा, फैक्ट में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 3 पे कंडीशन चेक करेगा, 3 पे कंडीशन क्या निकलेगी 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। अब फैक्ट की वैल्यू क्या है, अगर आप यहां देखेंगे फैक्ट की वैल्यू है 2, तो फैक्ट की वैल्यू क्या रिप्लेस करेगा 2, आई की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो फैक्ट में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर आई का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 3 से 4 पे 4 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, बिल्कुल 4 लेस देन 5 होता है, कंडीशन इज ट्रू। फैक्ट में क्या आएगा फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की वैल्यू क्या है 6 और आई की वैल्यू कितनी है 4, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, तो फैक्ट में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर आई का इंक्रीमेंट 5, आई का इंक्रीमेंट करके 5 पे कंडीशन 5 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, फैक्ट में क्या आएगा जो फैक्ट की लास्ट टाइम वैल्यू थी, फैक्ट की लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी 24 और आई की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 120, फैक्ट में कितना आ जाएगा 120। आई का फिर इंक्रीमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा 6 पे कंडीशन क्या हो जाएगी 6 ना तो 5 से लेस होता है ना इक्वल होता है, ग्रेटर होता है, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। अब इस लूप से आप बाहर आ जाओगे और फैक्टोरियल में फैक्ट में फैक्टोरियल आ चुका है तो वो क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम था जो इसमें क्या करना था आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है आपको बार बार, तो आपको अपने प्रोडक्ट को रिकंसीडर करना है नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करने के वक्त। जब भी आपको अपने रिजल्ट को, यहां पे रिजल्ट क्या था मेरा प्रोडक्ट, तो मेरे प्रोडक्ट को मुझे दोबारा यूज करना है तो फैक्ट को मैं राइट साइड में भी रिपीट कर दूंगा और आई में तो सारी वैल्यूज आई रही है 1 2 3 4 5। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके थ्रू मैंने आपको क्या बताया है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बताया है। आइए अब देखते हैं एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है जो क्या करेगा, आपका एक पिरामिड राइट एंगल ट्रायंगल, एक पिरामिड नहीं सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करेगा। क्या क्या प्रिंट करेगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये पैटर्न आपको प्रिंट करना है और ये लेफ्ट राइट एंगल है, यानी राइट एंगल आपका ये ट्राइंगल और आपको 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सिंगल लूप से नहीं हो सकता, क्योंकि आपको क्या करना है जब भी वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हर रो में आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करनी है। फर्स्ट रो में एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, सेकंड रो में आपको 2 वैल्यूज प्रिंट करनी है, थर्ड रो में आपको 3 वैल्यूज, तो हर रो में क्या हो रहा है मेरा नंबर ऑफ वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। तो एक लूप आपको क्या करना पड़ेगा जो क्या करेगा रो के लिए चलेगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो के लिए चलेगा, और एक लूप आपको क्या करना पड़ेगा जो कॉलम्स के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो कैसे ये लूप लिखना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 5 प्लस प्लस i। तो ये लूप कितनी बार चलेगा 5 बारी 1 2 5, क्योंकि इसमें 5 ही रोज हैं
तो आपको 1 to 5 लूप लगाना पड़ेगा। यहां मैंने आई वेरिएबल लिया है, आप रो वेरिएबल भी लेना चाहो तो रो वेरिएबल भी ले सकते हो। नेक्स्ट आई यहां पे 1 हो जाएगा। 1 करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो जे वाले लूप की तरफ जाएगा। जे वाला लूप कहता है वो भी 1 से इनिशियलाइज करेगा, जे भी 1 से इनिशियलाइज करेगा और कंडीशन चेक करेगा। जे में कितना है 1 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 1 लेस देन 1 नहीं होता लेकिन इक्वल भी लिखा हुआ है, तो 1 इक्वल टू 1 होता है। कंडीशन क्या निकलेगी, ट्रू निकलेगी। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट जे वाले की स्टेटमेंट के पास जाएगा। जे वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, जे की वैल्यू जो भी है करंट वैल्यू वो सी आउट कर दी जाए। क्या करंट वैल्यू है 1, तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये एंड ब्रैकेट आ गया। अब कहा जाएगा कंपाइलर, इस सी आउट पे जाएगा, जे पे जाएगा या आई के इंक्रीमेंट पे जाएगा। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था नेस्टेड लूप में, आपको बताया था कि नेस्टेड लूप में अगर आप एक बार एंटर कर जाते हो आप तब तक उससे बाहर नहीं आ सकते जब तक उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाती है। तो अभी तो आई 1 था, अभी 1 प्रिंट हो गया है, तो अब वो कहां रोटेट करेगा, जे के इंक्रीमेंट पे रोटेट करेगा। तो जे के इंक्रीमेंट हो गए 1 से कितना हो जाएगा 2 पे कंडीशन चेक करेगा, जे इज 2 आई इज 1। 2 लेस देन 1 नहीं होता ना इक्वल होता है, ग्रेटर होता है आपका, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। अब आप इस लूप जे वाले लूप से बाहर आ जाओगे और कहां जाओगे, इस लूप से बाहर आके अगर आई की कोई और स्टेटमेंट है, आपकी आई की एक स्टेटमेंट और है सी आउट हैंडल, तो उस पे जाएगा आपका कंपाइलर। अभी आई के इंक्रीमेंट पे नहीं जाएगा अभी, क्योंकि इस आई के स्टार्ट और एंड ब्रैकेट में एक सी आउट स्टेटमेंट भी है, तो वो उस सी आउट हैंडल पे जाएगा। हैंडल क्या करेगा, आपके कर्सर को लाइन ब्रेक कर देगा और कर्सर आपका नेक्स्ट रो के बिगिनिंग में चला जाएगा। अब आई का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, लास्ट टाइम 1 था, अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 पे कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या निकलेगी 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या निकलेगी ट्रू निकलेगी। ट्रू है तो जे वाला लूप दोबारा से चलेगा। दोबारा से कहां से स्टार्ट किया था, लास्ट टाइम जे की वैल्यू 2 होगी है, तो 2 से स्टार्ट नहीं करेगा, जे दोबारा से इनिशियलाइज होगा 1 से। तो 1 जे 1 हुआ, 1 पे कंडीशन चेक हुई, जे इज 1 आई इज नाउ 2, जे इज 1 आई इज 2, जे इज 1 आई इज 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, बिल्कुल 1 लेस देन 2 होता है। तो 1 लेस देन 2 है तो जे के स्टेटमेंट पे जाएगा, लूप की बॉडी में जाएगा। वो क्या कहती है सी आउट जे क्या करेगा, जे की वैल्यू जो है क्या है वो 1 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। 1 प्रिंट करने के बाद कहा जाएगा, जे के इंक्रीमेंट पे जाएगा, ना सी आउट हैंडल पे जाएगा ना प्लस प्लस आई पे जाएगा, कहां जाएगा प्लस प्लस जे इंक्रीमेंट हो गया 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, जे इज 2 आई इज आल्सो 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, तो इक्वल पे कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। सी आउट जे की वैल्यू कितनी है 2, वो सी आउट हो जाएगी, तो ये 2 सी आउट हो गया। फिर ये एंड ब्रैकेट आ गया, फिर जे का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 3 जे कितना हो जाएगा 3 पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या निकलेगी 3 लेस देन, जे इज 3 आई इज 2, तो 3 लेस देन 2 नहीं होता ना इक्वल होता है, ग्रेटर होता है, तो कंडीशन क्या होगी ये फॉल्स। अब वो लूप से बाहर आ जाएगा कंपाइलर, आप जे वाले लूप से बाहर आ जाएगा और सी आउट एंडल चलेगा, और एंडल क्या करेगा कर्सर को यहां से निकाल के नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में शिफ्ट कर देगा, एंड ऑफ लाइन हो जाएगा आपका। अब कहा जाएगा, अब वो आई के इंक्रीमेंट में जाएगा, आई लास्ट टाइम 2 था, ऐसे अब कितना हो जाएगा 3 पे आई की कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। फिर जे आपका कंडीशन ट्रू है तो जे आपका दोबारा से स्टार्ट करेगा 1 से, तो 1 2 3 वैल्यूज के लिए जे लूप चलेगा और 1 2 3 प्रिंट कर देगा। फिर जे का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 4 पे कंडीशन क्या हो जाएगी 4 लेस देन इक्वल टू आई इज 3,
4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाओगे, एंडल से लाइन चेंज हो जाएगी, कर्सर यहां आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर आई इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 4। फिर आई 4 के लिए जे को 4 बारी चलाएगा और 1 2 3 4 वैल्यूज प्रिंट करेगा। ऐसे 5 के लिए भी क्या करेगा, 1 2 3 4 5 वैल्यूज नेक्स्ट रो में प्रिंट करेगा। तो ये एक सिंपल सा लूप था आपका, नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज करते हुए। नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, नेस्टेड लूप कौन सा है, इसमें जे वाला लूप नेस्टेड है और आई आपका क्या है, आउटर लूप है आपका। जे को नेस्टेड कह दो या इनर लूप कह दो, एक ही बात है। तो आपका आई वाले, जब भी आपका नेस्टेड लूप का प्रोग्राम आपको समझना होता है तो पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आउटर लूप का स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट कहां पर लिखा हुआ है। तो ये स्टार्ट ब्रैकेट है, ये एंड ब्रैकेट है। फिर ये चेक करो कि उसमें कितनी स्टेटमेंट है। जे वाला लूप अपने आप में सिंगल स्टेटमेंट है आई वाले के लिए। एक सेकंड स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी, सी आउट एंडल मानी जाएगी आपकी। तो ऐसे आपको एक लूप कैसे चलता है, पहले वो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को चलाएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड को चलाएगा, सेकंड के बाद आई का इंक्रीमेंट करेगा। और नेस्टेड भी कैसे काम करेगा, वो तब तक चलेगा जब तक उसकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती आप सी आउट एंडल या आई के इंक्रीमेंट पे नहीं जा सकते आप। तो ये मैंने एक सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू आपको एक सिंगल लूप को यूज करते हुए फैक्टोरियल का प्रोग्राम बताया और एक आपका जो नंबर्स का राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करना था वो मैंने नेस्टेड लूप के थ्रू प्रोग्राम बताया। तो अगर इसमें आपका अभी मैं आपको इसमें कुछ और क्वेश्चंस एज ए असाइनमेंट दूंगा, तो वो आपको क्वेश्चंस क्या करने होंगे, अपने एंड पे कंप्यूटर पे करने होंगे। मैं आपको लाइव प्रोग्राम्स करके बता नहीं रहा, लेकिन मैं डायरेक्टली बोर्ड पे ही आपको क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। तो कुछ सॉल्यूशंस मैं बोर्ड पे ही बता दूंगा और कुछ आपको असाइनमेंट में दूंगा, तो वो आपको करनी है असाइनमेंट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ लूप्स के ऊपर। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको एज ए असाइनमेंट में आपको करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस अपने एंड पे कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको लूप्स का कंसेप्ट, इफ एल्स और ब्रेक और कंटिन्यू का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो कौन से क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है सम ऑफ एन नंबर। जैसे फैक्टोरियल में आप मल्टीप्लाई करते हैं, सम ऑफ एन नंबर में आपको क्या करना है, नंबर्स को प्लस करना है, 1 + 2 + 3 + अप टू 10 तक। अगर आपने 10 इनपुट किया तो 10 तक करे, 20 इनपुट किया तो 20 तक करे, 100 इनपुट किया तो 100 तक सम क्या करे, सारे नंबर्स को ऐड अप करे, सम अप करे। ऐसे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर। आपने एक नंबर इनपुट किया, कोई भी नंबर, सपोज जैसे 15 इनपुट किया, तो उस 15 का क्या करते हैं, टेबल जनरेट करते हैं। 15 1 द 15, 15 2 द 30, 15 3 द 45, ऐसे टेबल जनरेट कर दे। और टेबल की फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं प्रिंट करना है, टेबुलर फॉर्म में ही आपको क्या करना है, बिल्कुल सारा टेबल प्रिंट करना है। तो ये प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जनरेट फिबोनिक सीरीज। फिबोनिक सीरीज आपको जनरेट करनी है। फिबोनिक सीरीज क्या होती है, जो 0 1 से शुरू होती है और नेक्स्ट नंबर जब आप फाइंड आउट करते हो तो दोनों को ऐड करके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 नंबर्स को ऐड अप करते हुए नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करते हो। तो लास्ट 2 नंबर्स क्या है, ये 0 1, तो 0 1 को ऐड किया तो 1, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 और 1 को ऐड कर दो 2, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 और 2 को ऐड कर दो 3, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 और 3 को ऐड कर दो 5। ऐसे आपको क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट करना है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द सीरीज टू बी जनरेटेड। आपने कहा 10 नंबर जनरेट करे, तो 10 नंबर सीरीज के 0 1 से शुरू करते हुए स्क्रीन पे क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो ये सिंपल है, आपका लूप से यूज होगा। इस फिबोनिक सीरीज को आप व्हाइल और डू व्हाइल से करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, काउंटर का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो काउंटिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो काउंटिंग का कंसेप्ट नहीं है तो फॉर यूज नहीं करना है आपको। फिबोनिक सीरीज के लिए व्हाइल यूज करना है या डू व्हाइल यूज करना है आपने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर ए नंबर इज ऑड और इवन। आपने एक नंबर इनपुट किया, आपको ये बताना है जो नंबर इनपुट किया वो ऑड है या इवन है। इसके लिए आपका इफ और एल्स यूज होगा। ऑड और इवन के लिए इफ और एल्स यूज होगा, लूप यूज नहीं होगा। आपको लूप यूज नहीं करना है, सिर्फ सिंगल इफ और एल्स ही यूज करना है। उसी से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कैसे नंबर को चेक करेंगे कि ऑड है या इवन है। आपको पता है जो नंबर n होगा, n को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर इवन होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और अगर ऑड होगा तो रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा। तो ये कंडीशन n%2 की कंडीशन आपको इस प्रोग्राम के अंदर यूज करनी है। मैंने आपको हिंट दे दिया, सिर्फ इफ और एल्स और ये कंडीशन इफ के अंदर आपको मेंशन करनी है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपना ये वाला प्रोग्राम फोर्थ क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड एंड इवन नंबर्स अप टू ए गिवन नंबर। कहने का मतलब ये, सपोज आपने एक नंबर इनपुट किया 20, तो 1 to 20 जितने ऑड आ रहे हैं उनका सम अलग होना चाहिए और जितने इवन आ रहे हैं उनका सम अलग होना चाहिए। तो ये इस प्रोग्राम को पहले करोगे तब ये आपका यूज होगा। इस प्रोग्राम के अंदर जब सम ऑफ ऑल ऑड एंड इवन नंबर में आपको लूप के अंदर इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। ये आपके लिए हिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर आपको पता ही, आपने एक नंबर इनपुट किया n में, आपको बताना है कि वो नंबर जो इनपुट किया है वो प्राइम है या नॉन प्राइम है। तो ये आपको चेक करना है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to अप टू ए गिवन नंबर। आपने एक नंबर इनपुट किया 100, सो वो 2 से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं सारे को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। तो ये 7 प्रोग्राम्स आपको करने हैं अपने एंड में एज ए असाइनमेंट। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसका मतलब आपके लॉजिक क्लियर है और आपके लूप्स भी आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट कुछ पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स प्रिंट करने हैं। फर्स्ट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहां पे 1 2 1 2 3, इसमें 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 ये आपको प्रिंट करना है। ऐसे ही आपको ये पिरामिड प्रिंट करना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये भी नेस्टेड लूप से होगा, ये भी नेस्टेड लूप से होगा, ये भी नेस्टेड लूप से होगा। लेकिन इस नेस्टेड लूप के पिरामिड के केस में जब आप वैल्यूज प्रिंट कराते हैं तो वैल्यूज को प्रिंट कराने से पहले आपको स्पेसिस भी जनरेट करने पड़ेंगे। स्पेसिस यानी फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर 5 स्पेसिस, नेक्स्ट टाइम 4 स्पेसिस, नेक्स्ट टाइम 3 स्पेसिस, नेक्स्ट टाइम 2 स्पेसिस, नेक्स्ट टाइम 1 स्पेसिस। तो इन नंबर्स को प्रिंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिस का भी लूप क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए हिंट है। ऐसे ही स्टार प्रिंट करना है, फर्स्ट रो में 1 स्टार, नेक्स्ट रो में 3 स्टार। तो इसमें स्पेसिस का भी लूप लगेगा स्टार प्रिंट करने से पहले। तो स्पेसिस जैसे इसमें स्पेसिस का है, इसमें भी स्पेसिस का लूप लगेगा और स्टार प्रिंट करने का भी क्या करना पड़ेगा, आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो इसमें दो नेस्टेड लूप इसके अंदर, 2 नेस्टेड लूप इसके अंदर आपको यूज करने पड़ेंगे। आप ये असाइनमेंट करिए। अगर आपको किसी का सॉल्यूशन नहीं समझ आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के भेजिए कि इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पे करा दीजिए, तो आपको मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो प्लीज इनको नोट डाउन करो, एक बार वीडियो पॉज करो और इनको नोट डाउन करो। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस। फर्स्ट टॉपिक आपका बेसिकली लूप्स का ही चैप्टर होता है और उसके बाद फंक्शंस का टॉपिक होता है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फंक्शंस क्या होते हैं। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको ये तो पता ही है कि आप सारी स्टेटमेंट्स मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं सारी स्टेटमेंट्स।
ऐसी जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये नहीं कि आप जितना भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, सारा का सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर ही लिख देंगे। नहीं, वो फिजिबल भी नहीं है और वो एक राइट प्रैक्टिस भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मेन एक फंक्शन होता है, ऐसे अगर हम अपने भी कुछ फंक्शंस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। तो फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी? फंक्शंस आर स्मॉल सब प्रोग्राम्स विच हैव वेल डिफाइंड टास्क। फंक्शन क्या होते हैं? स्मॉल सब प्रोग्राम्स ही होते हैं जिनका एक वेल डिफाइंड टास्क होता है। जब भी आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको ये सोचना होता है कि मुझे ये काम परफॉर्म करना है। जो एक फंक्शन का काम होता है उसके अकॉर्डिंग उस फंक्शन का नाम रखा जाता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फंक्शन में और क्या क्या होता है, आपको भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो फंक्शंस आर स्मॉल सब प्रोग्राम्स विच हैव वेल डिफाइंड टास्क। जब भी फंक्शंस आप बनाते हैं सी और C++ में, फंक्शंस आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, बिल्कुल जैसे आप C++ में आपके ये वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन ये एप्लीकेबल टू C लैंग्वेज भी है। तो अगर आप C लैंग्वेज में और C++ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। C++ सुपरसेट ऑफ C है। C के फंक्शंस एज इट इज C++ में यूज होते हैं। C का कंसेप्ट जो होता है फंक्शंस का, वो एज इट इज C++ में यूज होता है आपका। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर स्मॉल सब प्रोग्राम्स व्हिच हैव वेल डिफाइंड टास्क। जब भी आप फंक्शंस बनाते हैं C++ के अंदर या C लैंग्वेज के अंदर, तो आप 3 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो 3 स्टेप क्या हैं आपके? फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। पहला स्टेप क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन। सेकंड स्टेप क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। और थर्ड स्टेप क्या है? फंक्शन कॉल। यानी जब भी आप एक फंक्शन बनाने की सोचते हैं तो ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे आपको। फंक्शन डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, फंक्शन डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी और फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, यानी फंक्शन कॉल आएगी आपकी। अब ये फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? जब भी आप एक फंक्शन बनाते हैं तो उसको सबसे पहले मेन से ऊपर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी? नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का क्या नाम होगा, फंक्शन का जो नाम होता है उसके लॉजिक के, उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग होता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने 2 नंबर्स को एडअप करने का, सम करने का प्रोग्राम बनाया। तो फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा? सम। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या आएगा? फंक्शन का नाम आएगा, फंक्शन नेम आएगा। देन फंक्शन का नेम के बाद ये ब्रैकेट्स आएंगे, पैरेंथेसिस जिसे आप कहते हैं। ये पैरेंथेसिस फंक्शन की आइडेंटिटी है। जब भी किसी भी आइडेंटिफायर के साथ आप ये पैरेंथेसिस देखो तो इसका मतलब वो क्या होता है? एक फंक्शन होता है आपका। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर में भी ये पैरेंथेसिस लगते हैं, लेकिन वो एक ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है। तो ये सम क्या है? ये क्या है? पूरी फंक्शन डिक्लेरेशन है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में आप क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का क्या नाम है। देन ब्रैकेट्स आएंगे, पैरेंथेसिस आएंगे। पैरेंथेसिस में आपकी क्या आती है? पैरामीटर लिस्ट होती है। पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ इंफॉर्मेशन पास करनी पड़ जाए, तो वो इंफॉर्मेशन आप कैसे पास करेंगे? पैरामीटर के थ्रू आप अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप अपने फंक्शंस को पैरामीटर पास करेंगे और डाटा भी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में आप पास कर सकते हैं। तो अभी मैंने void लिखा है यहाँ पे। void का मतलब है नो पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। नेक्स्ट आपका फंक्शन नेम से पहले क्या लिखा है? void लिखा है। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, रिटर्न टाइप में आपका क्या आ सकता है?
कोई डाटा टाइप का नाम आ सकता है, इंट, फ्लोट, कैर, डबल आ सकता है। और अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है वो कॉलिंग प्लेस पे, तो क्या आएगा, वॉइड। तो अभी मैंने इस फंक्शन का नाम सम रखा है और पैरामीटर्स भी वॉइड रखे हैं, यानी नो पैरामीटर्स, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या रखा है, वॉइड। इस डिक्लेरेशन का मतलब आपको समझ आया होगा कि फंक्शन का नाम क्या है, सम। कोई जब हम इसको कॉल करेंगे तो कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे और एक कॉलिंग प्लेस पे कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप है फंक्शन डेफिनेशन। डिक्लेरेशन में लास्ट में सेमीकोलन आएगा। जब आप डिक्लेरेशन कर देते हैं तो लास्ट में सेमीकोलन आएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है फंक्शन की वर्किंग या फंक्शन का लॉजिक, कि फंक्शन का जो स्टेटमेंट है, वो जो उसकी बॉडी है, वो फंक्शन डेफिनेशन में आती है आपकी। फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेरेशन से मैच होनी चाहिए। डिक्लेरेशन में मैंने फंक्शन का नाम सम रखा था, तो फंक्शन डेफिनेशन में उसका नाम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। पैरामीटर्स वॉइड रखे थे, तो पैरामीटर्स भी क्या होना चाहिए, वॉइड होने चाहिए। रिटर्न टाइप वॉइड रखा था, तो रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए, वॉइड होना चाहिए आपका। अगर आपका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में कहीं भी मिसमैच मिलेगा तो कंपाइलर आपका कंपाइलेशन एरर जनरेट करेगा। अब ये फंक्शन डेफिनेशन एंड मेन की एंड ब्रैकेट से नीचे, मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिखी है। ये क्या है, आपका फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन में डिक्लेरेशन में जो मैंने डिक्लेयर किया था नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर लिस्ट और वर्ड, वो तो मैंने सेम रख दिया। फिर यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाना है लास्ट में, डेफिनेशन टाइम पे सेमीकोलन नहीं लगाना है। फिर करली ब्रैकेट है स्टार्ट और ये एंड करली ब्रैकेट है। इस स्टार्ट और एंड करली ब्रैकेट में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। क्या स्टेटमेंट्स हैं, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ए बी सी। फिर मैंने 2 वैल्यूज को इनपुट कराया है, एंटर 2 नंबर्स। ए और बी में आप 2 वैल्यूज को इनपुट करेंगे और सी में सम आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, और सी आउट क्या करेगा, सम इक्वल टू सी को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। यानी ये फंक्शन क्या कर रहा है, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा है, 2 को इनपुट करा रहा है, सम कर रहा है और सम को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। अब ये फंक्शन डेफिनेशन होगी, बन गई आपकी। डिक्लेरेशन मेन से ऊपर होगी और डेफिनेशन मेन से नीचे होती है, मेन के एंड ब्रैकेट के बाद होती है। अब ये फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे मेन के अंदर। तो मेन के अंदर ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है बेसिकली फंक्शन कॉल, सॉरी डेफिनेशन नहीं, फंक्शन कॉल। तो ये क्या है, आपकी फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल में हमें क्या मेंशन करना होता है, नेम ऑफ द फंक्शन। और उसकी क्योंकि पैरामीटर वर्ड था, रिटर्न टाइप वर्ड था, इसलिए ब्रैकेट में भी कोई वेरिएबल्स या वैल्यूज मेंशन नहीं करेंगे और कॉल के लेफ्ट साइड में भी कोई वेरिएबल मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ नेम ऑफ द फंक्शन और एम्प्टी ब्रैकेट्स ही मेंशन करेंगे। या एम्प्टी ब्रैकेट्स में आप ज्यादा से ज्यादा वॉइड लिख सकते हो। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया। जैसे कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को रन करेगा, पहले मेन फंक्शन कॉल होगा। मेन की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सब फंक्शन को कॉल करेगा। तो जैसे ही कॉल करेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, मेन को छोड़ के सब फंक्शन की जहां डेफिनेशन प्रोग्राम मेमोरी में बनी होगी डेफिनेशन, वहां जंप कर जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब सब डिस्प्ले हो गया, फंक्शन फिनिश हो गया आपका, फिर वापस वो कहां रिटर्न करेगा, मेन के अंदर रिटर्न करेगा। और आगे कोई स्टेटमेंट है मेन की तो वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो आपका प्रोग्राम फिनिश कर जाएगा। तो आपको इस सिंपल सा प्रोग्राम के थ्रू मैंने ये बताया है कि जब भी आप फंक्शंस बनाते हैं तो आपको 3 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और एक लास्ट आपका फंक्शन कॉल। ये 3 स्टेप परफॉर्म करने सी में भी जरूरी है और C++ में भी जरूरी है। आइए अब देखते हैं कि अगर मैंने कुछ पैरामीटर पास करने हैं कॉल के टाइम पे, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो वो पैरामीटर कैसे पास करने हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में मैंने क्या लिखा, फंक्शन का नाम,
फंक्शन का नाम क्या है, सम, और ब्रैकेट्स में मैंने इंट कॉमा इंट लिखा है, 2 बारी इंट कॉमा इंट लिखा है। इसका मतलब है कि मैं 2 इंटीजर वैल्यूज पास करूंगा जब भी मैं इस फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करूंगा। लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, यानी कोई वैल्यू कॉलिंग प्लेस पे रिटर्न नहीं करेगा ये। अब मेन में मैंने क्या किया है, मेन में मैंने लिखा है 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए ए और बी, 2 वैल्यूज को इनपुट कराया है मैंने ए और बी, और फंक्शन को कॉल किया है ए कॉमा बी। ये मेन की स्टेटमेंट है। डेफिनेशन में मैंने क्या लिख दिया है, डेफिनेशन में फंक्शन का नाम जो ऊपर डिक्लेयर किया है सम है, तो सम, और क्योंकि यहाँ पे इंट कॉमा इंट 2 पैरामीटर है तो मुझे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे डेफिनेशन टाइम पे, ताकि जब भी मैं इस फंक्शन को मेन से कॉल करूंगा उन वेरिएबल्स में क्या हो जाएंगी, वैल्यूज रिसीव हो जाएंगी। तो x और y वेरिएबल्स 2 फंक्शन डेफिनेशन में मैंने क्या किए हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, और इसका जो रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड ही है, क्योंकि ऊपर डिक्लेरेशन टाइम पे मैंने रिटर्न टाइप क्या मेंशन किया, रिटर्न टाइप क्या मेंशन किया है, वॉइड ही मेंशन किया है। तो x और y में मुझे पता 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल में कुछ ना कुछ मेन से वैल्यू आएगी। z एक वेरिएबल और इस करली ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन में, फंक्शन के ब्लॉक में, बॉडी में एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया, z में x प्लस y आ गया, और सम मैंने z को सी आउट कर दिया। सपोज मैंने मेन से 2 वैल्यूज, जब ये फंक्शन इस प्रोग्राम को रन करोगे आप, तो मैंने सपोज 2 वैल्यूज मेन में इनपुट की, ए में 10 इनपुट किया, बी में 20 इनपुट किया, ए में 10 इनपुट किया और बी में क्या इनपुट किया, 20 इनपुट किया। फंक्शन को मैंने कॉल किया सम ए कॉमा बी। ए और बी की मेमोरी जो होगी वो सेपरेट बनेगी, यानी आपकी ए और बी की मेमोरी सेपरेट बनेगी, और एक्स और वाई वेरिएबल जो है इनकी मेमोरी सेपरेट बनेगी। ए और ए का डाटा एक्स की मेमोरी में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ऐसे बी का डाटा वाई की मेमोरी में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कैसे कॉपी होगा, वो कंपाइलर का हेडेक है कि उसको ए और बी का डाटा एक्स और वाई में क्या करना है, कॉपी करना है। वो कंपाइलर की स्टेटमेंट इंटरनल वर्क है, तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ए और बी का डाटा यानी 10 और 20 एक्स और वाई में आ जाएगा, z डिक्लेयर होगा, z में 10 प्लस 20 30 आएगा और सब डिस्प्ले हो जाएगा और वापस मेन के अंदर जाएगा। आगे कोई स्टेटमेंट है तो वो चलेंगे, रिटर्न 0 है तो प्रोग्राम आपका फिनिश कर जाएगा। यहां पे एक तो आपने देखा कि पैरामीटर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। एक नई चीज आपके लिए क्या है, पैरामीटर मेंशन कर दिया। पैरामीटर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जितने मर्जी पैरामीटर आप स्पेसिफाई कर सकते हो आप। ऐसे आपको 2 चीजें, एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है। जो ए और बी वेरिएबल्स है, ये पैरामीटर्स, इनको कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स। यानी जो फंक्शन कॉल में जब भी आप कोई वैल्यूज या वेरिएबल्स पास करते हो तो उनको कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स। जो डेफिनेशन टाइम पे एक्स और वाई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं मैंने, ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट्स। नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, या एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और या फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉल में स्पेसिफाई किया जाता है और फॉर्मल पैरामीटर्स आपके फंक्शन डेफिनेशन में स्पेसिफाई किया जाता है आपका। तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी है कि पैरामीटर्स आपको कैसे स्पेसिफाई करने हैं डिक्लेरेशन टाइम पे, डेफिनेशन टाइम पे और कॉल के टाइम पे। डिक्लेरेशन में वेरिएबल्स आप डिक्लेयर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे भी एक्स वाई लिखना चाहो या कुछ और लिखना चाहो वेरिएबल के नाम लिख सकते हो, लेकिन वो इमैटेरियल है, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वही वेरिएबल्स के नेम आपके माने जाएंगे जो डेफिनेशन टाइम पे आपने लिखे हैं। ज्यादातर हम वेरिएबल के नाम डिक्लेरेशन में नहीं लिखते हैं, डेफिनेशन टाइम पे ही लिखते हैं। तो ये ए और बी वेरिएबल मेन के वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड वेरिएबल किसके हैं, सम फंक्शन के हैं।
यहाँ पर x और y वेरिएबल का की जगह जो नाम रखे हैं मैंने a और b भी आ सकते हैं। a और b अगर यहाँ लिख दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मेन के अंदर वेरिएबल है वही a और b मेन के अलग बनेंगे और a और b आपके फंक्शन के अलग बनेंगे, यानी इनकी मेमोरी अलग बनेगी, इनकी मेमोरी अलग बनेगी। जैसे कि एक ही नाम के दो पर्सन हो सकते हैं लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, कंपाइलर को पता होता है कि ये मेन के वेरिएबल्स है, ये सम फंक्शन के वेरिएबल है, ये मेन के लोकल वेरिएबल्स है, ये सम फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स है। तो आई होप दोस्तों आपको स्टूडेंट समझ आया होगा आपको कि ये पैरामीटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया है, मैंने पैरामीटर्स भी ऑन कर रखे हैं और रिटर्न टाइप भी ऑन कर दिया है। रिटर्न टाइप क्या रहता था, पहले आपका वॉइड होता था, लेकिन मैंने क्या मेंशन कर दिया है, इंट मेंशन कर दिया है। क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप इंट मेंशन कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन हमें जो सम आएगा उसको मेन में रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा अभी आपको इस एग्जांपल में पता लग जाएगा। तो ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में नेम ऑफ द फंक्शन मैंने क्या रखा, सम। पैरामीटर्स कितने होंगे, दो पैरामीटर्स होंगे, दोनों किस टाइप के होंगे, इंटीजर। और इसका रिटर्न टाइप भी क्या रखा मैंने, इंट रखा। तीन वेरिएबल्स मैंने मेन के अंदर डिक्लेयर किए ए बी सी, दो वैल्यूज मैंने इनपुट कराई ए और बी में, सपोज 10 और 20 इनपुट करी। फिर मैंने मेन के अंदर फंक्शन को कॉल करा सम ए कॉमा बी, फंक्शन मेरा सम कॉल हो गया और ए और बी मैंने उसमें पास कर दिया। ए का डाटा 10x में चला जाएगा, बी का डाटा y में चला जाएगा 20। फंक्शन जब कॉल होगा तो z वेरिएबल डिक्लेयर होगा, z में सम आ जाएगा 30 आ जाएगा, z में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। और रिटर्न कीवर्ड से z वेरिएबल की वैल्यू मैंने क्या की, रिटर्न कर दी। किसको रिटर्न कर दी, जहां मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। क्योंकि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सम को रिटर्न कर रहा है, तो मुझे फंक्शन कॉल में इक्वल टू करके एक वेरिएबल भी मेंशन करना पड़ेगा ताकि z वेरिएबल की वैल्यू c वेरिएबल में क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए आपकी। तो उसके बाद सम आपका सम प्रिंट कर देगा। तो इस फंक्शन में इस प्रोग्राम में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है कि कैसे आप अपना पैरामीटर्स ऑन करते हैं और कैसे रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। रिटर्न टाइप का मतलब है कि फंक्शन आपका जो रिजल्ट आएगा, आपके लॉजिक का जो रिजल्ट आएगा, उसकी जो वर्किंग का रिजल्ट आएगा वो आपकी कॉलिंग प्लेस पे रिटर्न करेगा। तो सम जो z में आया, इसने रिटर्न कीवर्ड से रिटर्न कर दिया z की वैल्यू अपने आप c में कॉपी हो जाएगी। z वेरिएबल की मेमोरी अलग है, c वेरिएबल की मेमोरी अलग है। z की मेमोरी में से 30 डाटा c में कॉपी हो जाएगा, अपने आप रन टाइम पे कॉपी हो जाएगा आपका, और सम आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इन तीन प्रोग्राम्स के थ्रू मैंने आपको फंक्शंस कैसे बनाते हैं C और C++ में वो बताया है। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, तीन स्टेप परफॉर्म करने हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल। ये तीन स्टेप आपको परफॉर्म करने ही करने हैं। एक फंक्शन को आप एक बार कॉल करिए, चाहे मल्टीपल टाइम्स कॉल करिए, जितने मर्जी बार आप कॉल करिए। फंक्शन का बनाने का एडवांटेज ही, फंक्शंस को बनाने का एडवांटेज ही ये होता है कि आपका रिपीटिशन ऑफ कोड सेव हो जाए, बार बार आपको स्टेटमेंट्स टाइप ना करनी पड़े और आपकी मेमोरी सेव होती है और लॉजिक भी सिंप्लीफाई हो जाता है फंक्शन बनाने से। लॉजिक कैसे सिंप्लीफाई होगा ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़ और कि रिटर्न टाइप से आप एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते आप। अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करानी है तो उसका कंसेप्ट कुछ और है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी है कैसे रिटर्न करनी है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।